नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ओम प्रकाश यादव का विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज जिस विषय पर हम विवेचना करेंगे वह विषय है कि क्या फिल्म स्टार्स, क्रिकेट के सेलिब्रिटी या अन्य सेलिब्रिटी जो पार्लियामेंट में या तो चुनकर जाते हैं या राज्यसभा में नॉमिनेट होकर जाते हैं, क्या वे अपने परफॉर्मेंस को दे पाते हैं? क्या राष्ट्र को उससे कोई फ़ायदा होता है या वो सिर्फ शोभा का विषय बनकर रह जाते हैं? आज इस विवेचना में हम कुछ तथ्यों पर भी आपसे बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्तमान 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए कितने सेलिब्रिटी मैदान में हैं। आप सबका नाम जानते हैं, लेकिन मैं एक एक नाम आपके सामने रख रहा हूँ। कंगना रनौत किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वैसे वे अपने बेसिर पैर के बयान के कारण ज़्यादा चर्चित रहते हैं। एक बार उन्होंने बयान दिया कि देश 2014 में आज़ाद हुआ। एक बार उन्होंने बयान दे दिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। तो एनीवे, बीजेपी से ही चुनाव लड़ रही हैं। दूसरे कैंडिडेट अरुण गोविल हैं, जिन्होंने राम का किरदार और वो फेमस सीरियल में उन्होंने काम किया था। रवि किशन भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं, गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल। हेमा मालिनी जी पहले भी सांसद रही हैं, हालांकि इस बार उनके मथुरा लोकसभा क्षेत्र में उन पर बहुत विरोध हुआ। बहरहाल वो भी चुनाव में हैं। मनोज तिवारी जी भोजपुरी फिल्म के स्टार, बीजेपी के एक समय के दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, यह बीजेपी के टिकट से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके विरुद्ध में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं। यूसुफ पठान क्रिकेट के स्टार है और इनको टीएमसी ने बंगाल से बरहमपुर से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू पहले बीजेपी में थे। बीजेपी में जीत हासिल करने के बाद वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने की वजह से वहाँ से ड्रॉप किए गए। नेतृत्व के खिलाफ बयान देने के कारण बीजेपी से बाहर हुए। आसनसोल से जीत इन्होंने हासिल की, फिर से हैं। देवेंद्र झझारिया ये इंडियन पारा ओलंपिक के स्टार हैं और ये राजस्थान चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश कुमार यादव उर्फ निरहुआ के नाम से ज़्यादा फेमस है। आजमगढ़ यूपी से ये लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। और एक मलयालम स्टार हैं सुरेश गोपी, ये बीजेपी के टिकट से ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमुख नाम मैंने बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम सेलिब्रिटीज़ के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब थोड़ा विवेचना इस विषय को लेकर के हो कि जीतने के बाद ये लोग कर क्या रहे हैं या करते क्या, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मैं लास्ट लोकसभा में जो अटेंडेंस वाइज एक्चुअली किसी भी एमपीज़ के परफॉर्मेंस को नापने का जो पैरामीटर है, उसके 2-3 महत्वपूर्ण पैरामीटर है। पहला कि उनका संसद में अटेंडेंस कैसा रहा है। दूसरा, कितने डिबेट्स में भाग लिया है, कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स बिल भी उन्होंने सबमिट किया है या नहीं किया है, और जो एमपी लैड के पैसे हैं उसके एक्सपेंडिचर की क्या स्थिति है। तो आपको मैं पिछले लोकसभा में जो ये स्टार्स हैं उनके अटेंडेंस को मैं दिखा रहा हूँ और ये स्क्रीन पर आप देखें। ये वायर नामक एक मैगजीन भी है और इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, और prs.org एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया, उसके हवाले से बता रहे हैं। दीपक देव अधिकारी 12%, आप देख लीजिए। सन्नी देओल
अजय सिंह देओल के नाम से, मात्र 17%। कुछ मशहूर नाम बता देता, किरण खेर 47%, हेमा मालिनी मात्र 50%, शत्रुघ्न सिन्हा 63%। ये इनके अटेंडेंस का इनका ये है। अगर इनके परफॉर्मेंस को हम थोड़ा डिबेट में देख लें कि कितना डिबेट में, एक्चुअली डिबेट में नंबर ऑफ डिबेट्स में भाग लेना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। आफ्टर ऑल हम किसी एमपी को चुन करके लोकसभा में क्यों भेजते हैं कि वो डिबेट में भाग लेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो बजट का डिबेट हो या किसी बिल को लेकर डिबेट हो। डिबेट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, कभी विशेष डिबेट होता है। आप जरा देख लीजिए, सन्नी देओल जी 0, एक भी डिबेट में भाग नहीं लिया। इनको उपस्थिति भी नगण्य, यानी पूरा जहाँ से ये जीत के आए गुरदासपुर, उसकी जनता का कितना मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ जरा देख लीजिए। ठीक है, वो अच्छे फिल्म स्टार हैं और देश ने उनको बहुत प्यार भी दिया। शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन, खामोश बोलते रहते हैं, 0। दीपक अधिकारी देव 2। कुछ महत्वपूर्ण नाम बताए, गौतम गंभीर इस बार हालांकि उनको लग रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और पहले बोल दिया कि हम भाई नहीं लड़ेंगे, ऐसे भी उनको टिकट नहीं मिलने वाला था। दिनेश लाल यादव निरहुआ 3, हंसराज हंस 4, किरण खेर 9, मात्र 9 डिबेट में भाग लिए। राजवर्धन सिंह राठौर 13, हेमा मालिनी जी मात्र 20। ये सभी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम हैं। रवि किशन जी थोड़ा इनका ठीक है 81। ये डिबेट की बात है। अब थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग। इसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण नामी गिरामी स्टार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, विवादों से इनका पुराना चोली दामन का साथ रहा, पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, अभी कांग्रेस से भी नाराज चल रहे हैं। 28% रिजल्ट इनका अटेंडेंस था। राज बब्बर साहब 72%, ठीक ठाक है। एक डी नेपोलियन तमिलनाडु से आए थे, 4%। जया प्रदा जी 39%, हालांकि इनका क्वेश्चंस और डिबेट में स्थिति ठीक ठाक थी। तापस पॉल क्वेश्चन 0, डिबेट 0, प्राइवेट मेंबर बिल 0। मोहम्मद अजहरुद्दीन 5 क्वेश्चन पूछा, डिबेट 2, प्राइवेट मेंबरशिप 0। राज बब्बर साहब का 3 डिबेट 0 प्राइवेट मेंबरशिप बिल। ये स्थिति इन लोगों की है। एक और चीज़ आपको आपके साथ हम आज बात करेंगे। आपको स्मरण होगा कि बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता थे राम नायक साहब, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी थे, उनका काफ़ी अच्छा नाम है और उन्होंने बहुत काम भी किया, वयोवृद्ध नेता रहे। मुंबई की एक सीट से गोविंदा कांग्रेस से खड़ा हुए और उन्होंने राम नायक को हरा दिया। एक्चुअली पार्लियामेंट में एक नियम है कि लगातार अगर 20 दिन तक बगैर पूर्वानुमति के आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आपकी मेमोरी जा सकती है। स्थिति ये हो गई थी गोविंदा का कि इन्होंने एक दिन भी अटेंड नहीं किया। धर्मेंद्र जी खड़ा हुए थे, बीजेपी से थे वो एमपी, वो भी एक दिन भी नहीं गए। और मुझको स्मरण आ रहा है कि गोविंदा के संबंध में तो जब जो चीफ व्हिप था उनका ध्यान गया कि इनकी तो मेमोरी चली जाएगी, सेशन चल रहा है, लगातार 20 दिन से गायब हैं। आनंद फानन में उनको हवाई जहाज से उठा करके लाया गया और बोला गया कि भाई आप यहाँ पर बैठिए। एक नेशनल सोशल वॉच सिटीजन्स रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 2008-9 है। इनके अनुसार जो इस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं, इन लोगों का डिसमल परफॉर्मेंस यानी इनकी स्थिति बहुत ही खराब है। मुझको स्मरण आ रहा है एक बार गोविंदा से किसी मीडिया वाले ने क्वेश्चन पूछा। उस वक्त बाढ़ आ गया था मुंबई में बहुत, और बहुत हाई तवा मचा था, तो किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट में इसको लेकर के दायर कर दिया था। तो किसी मीडिया ने पूछा कि साहब पीआईएल दायर किया गया है, इस संबंध में आपको क्या कहना है। अभी भाई साहब को कुछ पता रहे तब ना, इनको पता ही नहीं था कि पीआईएल किसको बोलते हैं।
और उन्होंने ऐसा हास्यास्पद बयान दिया था, हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग नहीं था, नहीं तो इनका तो छींचा लेदर हो जाता है। इन्होंने कहा कि पीआईएल अच्छा चीज़ है, सबको दायर करना चाहिए, हम भी करते रहते हैं। मैंने इनको लगा कि पीआईएल कुछ ऐसा चीज़ है जो मैंने कुछ रेवड़ी टाइप का चीज़ है जो सबको करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज है या कुछ ऐसी एक्टिविटी है। ये स्थिति रही सेलिब्रिटीज़ की। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में संविधान के प्रावधान के अनुसार 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। पर्पस उसका यह है कि ये लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और ये संसद में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, इसलिए इनको भेजा जाता है। सचिन तेंदुलकर भेजे गए, रेखा गई, रेखा के बारे में बताया, कभी कोई अटेंड ही नहीं किया इन्होंने। अधिकांश जो लोग इस फील्ड से नॉमिनेट होकर के गए, नील बटा सन्नाटा रहा। अब प्रश्न उठता है 3। पहला कि क्या पब्लिक फील्ड में काम करने वाले नेताओं को या पार्टियों को अपने कार्यकर्ता या अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा कि वे सेलिब्रिटीज़ को फील्ड में उतारते हैं, क्राउड पुलर की तरह यूज़ करते हैं और लगता है कि उनका अपना कोई काडर नहीं। चुकी अब समस्या तो ये है कि 5 साल तो ये लोग काम करते नहीं, चुनाव में अचानक से पैराशूट से उतरते हैं, इनको लगता है कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो सेलिब्रिटीज़ को उतारो। 2 फायदा होगा, एक तो उसके पास पैसा है और दूसरा हमारे देश की जो पब्लिक है बेचारी हीरो वर्शिप वोट दे देता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि इन लोगों को उतार करके और एक समझिए कि पूरा जो एक मेन इशू होता है, राष्ट्र का जो इशू होता है, जो मुद्दे होता है, उस मुद्दे से इसको भटका दिया जाता है। जो ही फील्ड में इस तरह के स्टार उतरते हैं और हमारी देश की जनता फॉलोअर बनने में दुनिया में सबसे ज़्यादा इच्छुक अगर किसी देश की जनता है तो हमारी तुरंत फॉलोअर बन जाएगा, तुरंत वर्कर बनने के लिए तैयार है, तो तुरंत झोला ढोने के लिए तैयार है। तो वर्कर्स को, मासेस को पुल करने का है। और तीसरा जो प्रश्न है ये समझना है कि क्या इन लोगों को जिताकर लोकतंत्र का कोई फ़ायदा होता है, जनता का कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वही आप नहीं कर रहे हैं। न तो आप अटेंडेंस, यानी आप पार्लियामेंट जाते हैं, जो अटेंडेंस सबके सामने ये आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देखिए, न तो आप पार्लियामेंट जाते हैं, न तो डिबेट में भाग लेते हो। डिबेट में भाग क्या लीजिएगा, जब आपको कोई इशू समझ में आएगा तब तो। इसका सीधा मतलब है कि आप तो जनता से डिस्कनेक्टेड हैं। एक तिलिस्म की दुनिया में लोग रहते हैं, इसलिए बोलता है फिल्मी दुनिया, वो अलग दुनिया ही है। इनको क्या पता है जमीन के बारे में? तो चूंकि इनको कुछ इशू समझ में आता ही नहीं है तो डिबेट में क्या भाग लेंगे? समझने की जरूरत भी नहीं समझते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं और अगर आप पढ़ना चाहिएगा या सीखना चाहिएगा तो आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी भी समझ खत्म है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्र के सामने यह है कि क्या राज्यसभा में नॉमिनेशन के ये प्रावधान जारी रखे जाने चाहिए? नेशन का पैसा, हमारे और आपके द्वारा पे किए गए टैक्स के पैसे से इन लोगों की सैलरी और इन लोगों को अलाउंसेस और सुविधाएं मिलती हैं, क्यों हम दे रहे हैं? माने हद स्थिति है। भारत रत्न की उपाधि लेके लोग और वाटर फिल्टर का प्रचार करते रहते हैं। कहाँ हम जा रहे हैं? मैंने एक एपिसोड में आपसे बात की थी कि समय आ गया है कि इस पर बात होनी चाहिए कि राज्यसभा की अब क्या उपयोगिता है। बिहार में एक बड़ा फेमस कहावत है कि हमारे दादा को हाथी था, हम सिकड़ लेके घूम रहे हैं। ठीक है, एक समय था, लेकिन इस पर अब सीरियस डिबेट हो कि क्या राज्यसभा और इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस राज्यों में, गवर्नर आदि के इंस्टीट्यूशन की कोई प्रासंगिकता बची है क्या, या सिर्फ हम लोग इसको ढोते रहें और आम आदमी, मध्यम वर्ग, टैक्स पेयर अपने हार्ड अर्न मनी
को टैक्स में देते रहे और इन लोगों की सुविधाओं का इंतजाम करते रहे, इन लोगों को सैलरी और अलाउंसेस देते रहे? ये तीनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन आंकड़ों को मैं पब्लिक डोमेन में दे रहा हूं। ये सभी आंकड़े उपलब्ध हैं और वो सोर्स भी उपलब्ध है। इस देश में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं, ये लोग मेहनत करके ये आंकड़े आपके लिए उपलब्ध कराते हैं और हम उसको एकदम सिंपल वे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समझिए इस चीज़ को कि जो एमपी न तो पार्लियामेंट जाता है यानी उसके अटेंडेंस खत्म है, जो डिबेट में भाग नहीं लेता है, जो क्वेश्चंस रेज नहीं करता है, जो प्राइवेट मेंबर्स बिल नहीं लेता है, तो क्यों है वो, क्या मुखौटा है, उसको क्यों हम इस बोझ को ढोते रहें? इसलिए प्रश्न आ गया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसी नौबत आ गई कि उनको फिल्म स्टार, क्रिकेटर और बॉलीवुड से और बाकी फील्ड से उठा करके लोगों को लाना पड़ रहा है। इसलिए कि आप 5 साल काम नहीं करते हैं, इसलिए आपके पास कैडर नहीं है, इसलिए कि आम जन को आप तैयार नहीं करते हैं। और जब तक आम जनता, आम लोग, पढ़े लिखे लोग, मेहनती लोग इस राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आएंगे, चीज़ें यूं ही खराब होती चली जाएंगी। एक बहुत फेमस व्यक्ति ने कहा था कि अगर पढ़े लिखे, होशियार, समझदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो आप तैयार रहिए, मूर्खों का शासन रहेगा। और ये आंकड़े तो कम से कम ऐसे ही बता दे रहे हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए।